दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह कहानी कबीर नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि अपनी सादगी और असूलों के लिए जाना जाता था। वह शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता था। कबीर ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी शाम उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। जहां नैतिकता और वासना के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। ये सफर शुरू होता है एक अनजान शहर की एक ऐसी गली से जहां उजाला कम और राज ज्यादा थे। कबीर अपनी जिंदगी से खुश था। वह एक सीधा साधा इंसान था जिसे शराब, सिगरेट और देर रात की पार्टियों से कोई भी लगाव नहीं था। उसके लिए जिंदगी का मतलब था सुबह काम पर जाना और शाम को घर लौटना। लेकिन उसका एक दोस्त था जिसका नाम समीर था। समीर कबीर से बिल्कुल ही उलट था। उसे रात की रंगीनियां और शहर की चकाचौंध पसंद थी। एक शनिवार की रात समीर ने कबीर पर बहुत दबाव डाला। उसने कहा, क्या कबीर, तू हमेशा घर में ही बंद रहता है और तुम्हें भी दुनिया देखनी चाहिए। बहुत मना करने के बाद भी कबीर समीर की बात को टाल नहीं सका और उसके साथ अपनी बाइक पर बैठकर शहर के सबसे पुराने और बदनाम इलाके की ओर निकल पड़ा। वे एक पुराने बार के सामने रुके जहां बाहर से ही तेज संगीत की आवाज आ रही थी। अंदर कदम रखते ही कबीर को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और शराब की गंध हवा में घुली हुई थी। कबीर एक कोने की मेज पर चुपचाप जाकर बैठ गया और समीर के कहने पर उसने पहली बार एक ड्रिंक हाथ में ली। कबीर की आंखें उस भीड़ में कुछ तलाश रही थी, लेकिन उसका मन वहां से भागने को कह रहा था। तभी कमरे के दूसरे शोर से एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उस लड़की का नाम कायनात था। कायनात की खूबसूरती ऐसी थी कि बार में बैठा हर शख्स उससे ही देख रहा था। लेकिन कायनात सीधे कबीर की मेज पर आकर रुक गई। उसने कबीर के सामने वाली कुर्सी खींची और बिना किसी भी झिझक के बैठ गई। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। कायनात ने कबीर के चेहरे की घबराहट को भांप लिया और अपनी सुरीली आवाज में कहा कि यहां इतने उदास क्यों बैठे हो। कबीर के लिए यह सब नया था। उसने कभी किसी लड़की को इतनी करीब से और इतनी बेबाकी से बात करते हुए नहीं देखा था। कायनात ने धीरे से अपना हाथ कबीर के हाथ के ऊपर रखा। उसके स्पर्श में एक बिजली जैसी लहर थी। कायनात के बालों से मोगरे और किसी महंगे इत्र की मिली जुली खुशबू आ रही थी, जिसने
कबीर के होश उड़ा दिए। कबीर जो कि अब तक नैतिकता की बातें करता था, वह कायनात की मुस्कुराहट और उसकी नशीली आंखों के जादू में धीरे धीरे खोने लगा था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसकी ड्रिंक खत्म हो गई और कब वह कायनात की बातों के माया जाल में पूरी तरह से कैद हो गया। उस रात कबीर को लगा कि उसने अब तक जो जिंदगी जी थी वह बहुत ही फीकी थी। असली रोमांच तो यहाँ है। कायनात ने कबीर के कान के पास आकर कुछ धीमे स्वर में कहा, जिससे कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी उस लंबे और गहरे सफर की, जो कबीर को एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बार के उस शोर शराबे के बीच कबीर को ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया थम गई है। कायनात की नजदीकी उससे एक ऐसे नशे की ओर लेके जा रही थी जो शराब से कहीं ज्यादा गहरा था। कायनात ने कबीर की आंखों में देखते हुए बहुत ही सहज अंदाज में एक सवाल पूछा, जिसने कबीर के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। उसने कहा कि क्या तुम इस शोर से दूर कहीं शांत जगह चलना चाहते हो जहां सिर्फ मैं और तुम हो। कबीर का दिमाग कह रहा था कि उसे रुक जाना चाहिए और चुपचाप घर लौट जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल कायनात की खूबसूरती के आगे हार चुका था। उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। कायनात के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वह कबीर का हाथ थामकर उसे बार से बाहर ले आई। बाहर की ठंडी हवा कबीर के चेहरे पर लगी तो उसे थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, पर कायनात का कोमल स्पर्श उसे फिर से उसी जादुई दुनिया में ले गया। वे दोनों कबीर की बाइक पर सवार हुए। कायनात ने पीछे बैठकर कबीर को कस कर थाम लिया। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और वे एक सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद वे एक पुराने और विशाल बंगले के सामने रुके, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां उगी हुई थी। वह बंगला देखने में बहुत पुराना था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहा। कायनात ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और कबीर को अंदर आने का इशारा किया। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और दीवारों पर पुराने जमाने के पर्दे लटके हुए थे। हवा में इत्र और धूल की एक मिली जुली खुशबू थी जो कबीर के
अंदर की बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। कायनात ने कबीर के पास आकर उसके कोट के बटन खोले और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि आज की रात तुम्हें वह सब महसूस होगा जो तुमने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा। उस रात कबीर ने अपनी सारी मर्यादा और असूलों की दीवारों को तोड़ दिया। उसने पहली बार किसी औरत के जिस्म की गर्माहट को इतने करीब से महसूस किया। कायनात का हर स्पर्श कबीर के लिए एक नया अनुभव था। वह रात कबीर की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे बेकाबू रात थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। कबीर को लगा कि वह इस सुख के सागर में डूबता ही जा रहा है और उसे किनारा नहीं चाहिए। सुबह होने तक कबीर वह पुराना सीधा साधा इंसान नहीं रहा था। उसके भीतर का एक जंगली जुनून जाग चुका था जो कि अब बार बार उसी प्यास को बुझाने के लिए बेताब होने वाला था। जब सुबह की पहली किरण उस पुराने बंगले की खिड़की से अंदर आई तो कबीर की नींद खुली। उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो उसके रोजमर्रा के जीवन से बिल्कुल अलग थी। पास में कायनात नहीं थी, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी कमरे के कोनों में बसी हुई थी। कबीर ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बिना किसी को बताए वहां से अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था, उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसे अपने घर की वो सादगी और अपनी पुरानी प्रेमिका शिखा की याद आने लगी। शिखा एक बहुत ही सौम्य और शांत लड़की थी जिसके साथ कबीर ने हमेशा एक मर्यादित रिश्ता रखा था। उसे याद आया कि कैसे वह शिखा का हाथ पकड़ने में भी हिचकिचाता था और हमेशा उसे सम्मान की नजर से ही देखता था। पर आज उसे वो सारी बातें बहुत ही छोटी और फीकी लग रही थी। घर पहुंचने के बाद कबीर ने कोशिश की कि वह अपने काम पर ध्यान दे सके, लेकिन उसका मन बार बार उसी बंगले की गलियों में भटक रहा था। उसे रुक रुक कर कायनात का वो मुस्कुराना और उसका छूना याद आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब तक उसने जिसे प्यार समझा था वो सिर्फ एक भावना थी, लेकिन जो उसने कल रात अनुभव किया था वो एक ऐसा नशा था जो कि सीधा उसकी नसों में उतर चुका था। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, बस
चाय के प्याले के साथ खिड़की के बाहर देखता रहा। उसे अपनी नैतिकता की दीवारें टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसे खुद से घृणा भी हो रही थी कि वह इतना गिर गया है, लेकिन साथ ही साथ उसके भीतर एक बेकाबू हवस जाग रही थी जो उसे वापस उसी वीरान घर की ओर बुला रही थी। कबीर को समझ आ गया था कि शराब या किसी भी दूसरी चीज से बड़ा नशा औरत का होता है, जिसे एक बार चखने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। सूरज ढलते ही कबीर की बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली और जुनून था। उसने अपनी बाइक की चाबी उठाई और बिना सोचे समझे फिर से उसी सुनसान रास्ते की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि यह रास्ता खतरनाक है और उसकी इज्जत और सुकून छीन सकता है, पर उस वक्त कबीर के लिए कायनात के पास पहुंचना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। वह अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ रहा था जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। कबीर की बाइक की रफ्तार उस रात उसकी धड़कनों की तरह तेज थी। जैसे जैसे वह शहर की मेन सड़क को छोड़कर उस कच्चे और पथरीले रास्ते पर मुड़ा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि बाइक की हेडलाइट की रोशनी भी उसे चीरने में नाकाम सी लग रही थी। कबीर के दिमाग में केवल एक ही छवि घूम रही थी, कायनात का वो चेहरा और उस बंगले की वो मखमली खामोशी। कुछ ही देर के बाद वह उसी पुरानी इमारत के सामने पहुंचा। दिन की रोशनी में जो घर शायद खस्ता हाल और वीरान दिखता होगा, रात के सन्नाटे में वह किसी सोए हुए दैंते की तरह खड़ा था। बंगले के चारों ओर लगी कंटीली झाड़ियां और बेतरतीब उगी हुई जंगली घास हवा के झोंकों के साथ सरसरा रही थी, जैसे वे कबीर को चेतावनी दे रही हो कि यहां से वापस लौट जाओ। पर कबीर पर तो जैसे कोई जादू हो चुका था। उसे उस वीरान जगह में कोई डर नहीं बल्कि एक आकर्षण महसूस हो रहा था। उसने अपनी बाइक एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी की और इंजन बंद कर दिया। सन्नाटा बहुत ही गहरा था। उसने बंगले की ओर देखा। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। कबीर को लगा कि कायनात शायद उसका इंतजार कर रही है। उसके मन में एक पल के लिए अपनी पुरानी दुनिया, अपने असूलों और अपनी शराफत का ख्याल आया, लेकिन उसके शरीर में दौड़ता हुआ वासना का लावा उन सारे ख्यालों को पल भर में राख कर गया। कबीर ने भारी कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह बंगला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें वह खुद अपनी मर्जी से फंसने आया है।
उसे लगा कि क्या बाकी लोग भी पहली बार ऐसी दीवानगी महसूस करते हैं। क्या हर इंसान के भीतर एक ऐसा जानवर छुपा होता है जो सही मौके का इंतजार करता है। कबीर को याद आया कि सालों पहले जब उसने पहली बार शराबनोश हुआ था, तब भी उसे ऐसी ही हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उसका आदी हो गया। आज उसे लग रहा था कि वह एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक नशे का गुलाम बनने जा रहा है। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। उसे उम्मीद थी कि कायनात दरवाजा खोलेगी और वही मोगरे की खुशबू फिर से उसका स्वागत करेगी। उस वीरान बंगले के बाहर खड़े कबीर को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे उसके लिए कौन इंतजार कर रहा है और उसकी नैतिकता की आखिरी दीवार बस गिरने ही वाली है। कबीर ने दरवाजा हल्का सा धकेला और वह बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे वह घर खुद उसे अपने अंधेरे में समा लेने के लिए बेताब हो। कबीर जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक भारी और घुटन भरी हवा का एहसास हुआ। बाहर की ताजी हवा के उलट घर के अंदर एक अजीब सी गंध बसी हुई थी, जैसे कई रातों से जमा हुआ पसीना, जलती हुई सिगरेट का धुआं और पुराने इत्र की महक आपस में मिल गए हों। फर्श पर बिछी पुरानी कालीन धूल से भरी हुई थी और कबीर के जूतों के निशान उस पर साफ उभर रहे थे। घर के अंदर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल कोने में टिक टिक करती हुई एक पुरानी घड़ी तोड़ रही थी। कबीर ने दबे पांव मुख्य कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां मेज पर शराब की कई खाली बोतलें बेतरतीब ढंग से पड़ी थी और कुछ आधे खुले खाने के पैकेट भी रखे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि यहाँ की चमक धमक सिर्फ रात के अंधेरे में होती है। दिन की रोशनी में तो यहाँ सिर्फ गंदगी और बिखराव था। कमरे के एक कोने में कुछ प्रेस किए हुए कपड़े एक खुले बैग में रखे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग हमेशा कहीं जाने की तैयारी में ही रहते हैं। मेज के किनारे पर कुछ गर्भ निरोधक के खाली पैकेट और बिखरी हुई राख इस बात का गवाह दे रहे थे कि ये कमरा कई अनजानी रातों और जिस्मानी सौदों का ठिकाना रहा है। कबीर की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी नजर उस बेडरूम के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी, जहां से मध्यम रोशनी आ रही थी। उसने सोचा कि कायनात वही होगी, शायद उसका इंतजार करते करते सो गई होगी। कबीर के मन में एक अजीब सी उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण था। उसने अपनी पुरानी शराफत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और अब वह उस नशे को दोबारा से पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह धीरे से बेडरूम के अंदर पहुंचा। वहां का नजारा बाहर के कमरे से भी ज्यादा अस्त व्यस्त था। धुंधले जलते हुए एक फिलामेंट बल्ब की पीली रोशनी कमरे को एक डरावना और उदास रूप दे रही थी।
बिस्तर पर कोई चादर ओढ़कर गहरी नींद में सोया हुआ था। कबीर को लगा कि ये कायनात ही है। उसने खिड़की से आती चांदनी और बल्ब की रोशनी के बीच उस सोती हुई आकृति को देखा। कबीर के दिमाग में पिछली रात की वो सारी यादें ताजा हो गई। कायनात का वो स्पर्श, उसकी बातें और वो सुख। वह बिस्तर के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि कायनात शायद बहुत थक गई है। तभी तो उसके आने की आहट से भी उसकी नींद नहीं खुली। कबीर के भीतर की हवस अब बेकाबू हो रही थी। उसने सोचा कि वह उसे अचानक जगाकर चौंका देगा। उसने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और एक झटके में उस सफेद चादर को खींच दिया। लेकिन जैसे ही चादर हटी, कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। जो उसने देखा उसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। वह कायनात नहीं थी, बल्कि कोई और था जिसने कबीर की पूरी दुनिया को एक पल में पलट कर रख दिया। जैसे ही कबीर ने बिस्तर से चादर हटाई, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सामने कायनात नहीं थी, उसकी जगह एक प्रौढ़ महिला लेटी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल के बीच रही होगी। कबीर अपनी जगह पर पत्थर बन गया। वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि उसे भाग जाना चाहिए या वहीं खड़े रहना चाहिए। लेकिन उस महिला की सुंदरता ने कबीर के बढ़ते कदमों को जड़ बना दिया। उनका चेहरा कायनात से बहुत ही मिलता जुलता था, लेकिन उनमें एक ऐसी गरिमा और ठहराव था जो कि कायनात की चंचलता में नहीं था। उनकी बंद आंखों के ऊपर सजी पलकें और होठों पर छाई एक रहस्यमयी मुस्कान कबीर को अंदर तक झकझोर रही थी। उम्र ने उनकी खूबसूरती को कम करने के बजाय उसे और भी निखार दिया था। उनके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और हवा में वही मोगरे की खुशबू आ रही थी। लेकिन इस बार वह खुशबू कहीं ज्यादा गहरी और मादक थी। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया था। वह कायनात की तलाश में आया था, लेकिन इस अनजान महिला के सामने खड़े वे अपनी सुध बुध खो बैठा। तभी उस महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई डर या हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्वागत था जैसे उन्हें पता था कि कबीर यहां आएगा। उन्होंने कबीर को सिर से पैर तक देखा और अपनी रेशमी आवाज में कहा, कायनात यहाँ नहीं है, पर लगता है कि तुम कायनात
से मिलने आए थे। उस औरत के उस औरत का नाम रुकया था। उसका अंदाज किसी मंजे हुए खिलाड़ी के जैसा था। उनके बोलने के तरीके में एक तहजीब थी जो इस गंदे और बदहाल कमरे के माहौल से बिल्कुल अलग थी। कबीर के मन में एक पल के लिए सवाल आया कि इतनी गरिमा वाली महिला ने यह रास्ता क्यों चुना होगा। लेकिन कबीर के भीतर उमड़ता हुआ हवस का लावा किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा तेज था। उसे लगा कि वह एक जाल से निकलकर दूसरे और भी गहरे जाल में फंस चुका है। रुकैया ने धीरे से अपना हाथ कबीर की ओर बढ़ाया। उनके स्पर्श में सालों का तजुर्बा और एक अजीब सा जादू था। कबीर को एहसास हुआ कि कायनात के साथ जो सुख उसे मिला था वह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस महिला की आंखों में जो गहराई और खालीपन का मिश्रण था वह कबीर को एक नए किस्म के नशे की ओर खींच रहा था। कबीर अपनी नैतिकता की आखिरी ईंट भी खो चुका था। वह भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया था। वह भूल गया कि कायनात कौन थी। उस धुंधली सी रोशनी वाले कमरे में कबीर ने खुद को उस अनुभवी सुख के सागर में झोंक दिया, ये जानते हुए भी कि इस धोखे की कीमत उसे अपनी आत्मा बेचकर चुकानी पड़ सकती है। वह पुराना मासूम कबीर अब पूरी तरह से मर चुका था और उसकी जगह एक ऐसा शिकारी ले चुका था जिसे शिकार होने में ही मजा आ रहा था। उस रात कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। कबीर जो कि अब तक केवल कायनात के पीछे भाग रहा था, उस महिला की आंखों में छिपे रहस्य को देखकर सुन खड़ा था। रुकैया ने जब कबीर का हाथ पकड़ा तो कबीर को महसूस हुआ कि उसके भीतर की घबराहट अब एक गहरी उत्तेजना में बदल चुकी है। रुकैया का व्यवहार किसी पेशेवर जिस्म बेचने वाली औरत जैसा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी मेजबान की तरह बर्ताव कर रही थी जो किसी खास मेहमान का बरसों से इंतजार कर रही हो। कमरे के एक कोने में जलते हुए उस पीले बल्ब की रोशनी रुकैया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी आंखों की कशिश और भी बढ़ गई थी। उन्होंने कबीर को अपने पास बैठने का इशारा किया। कबीर का शरीर कांप रहा था, पर उसके कदम रुकैया की ओर खींचे चले जा रहे थे। रुकैया ने कबीर के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए धीरे से कहा कि जवानी का जोश अक्सर इंसान को गलत दरवाजों पर ले ही आता है, लेकिन आज तुम सही जगह आए हो। रुकैया के शब्दों में एक ऐसी मिठास थी जो कबीर के कानों में शहद की तरह घुल रही थी। कबीर को लगा कि कायनात के साथ बिताई रात केवल एक शारीरिक जरूरत थी, लेकिन रुकैया के पास जो था वह रूह को भी मदहोश कर देने वाला तजुर्बा था। रुकैया ने पास रखी शराब की बोतल से एक गिलास भरा और कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने बिना कुछ सोचे उसे एक ही बार में गले के नीचे उतार दिया। शराब की कड़वाहट और रुकैया के जिस्म से आती मोगरे की महक ने कबीर के होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। उस रात कबीर ने समय और समाज की सारी बंदिशों को भुला दिया। रुकैया के हर स्पर्श में एक ठहराव था और एक ऐसी गहराई थी जो कबीर को सुख के उस सागर में ले गई जहां उसे अपनी सुध बुध नहीं रही। वह भूल गया कि वह एक शरीफ घर का लड़का है। वह भूल गया कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा
उसे तो बस उस पल की सच्चाई और रुकैया के आगोश की गर्माहट ही सब कुछ लग रही थी। कबीर को एहसास हुआ कि उम्र का तजुर्बा जिस्मानी सुख को कितना प्रभावशाली बना सकता है। रुकैया कभी मुस्कुराती तो कभी चुप हो जाती। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो बीच बीच में कबीर को परेशान करता था। लेकिन कबीर उस वक्त एक कामुक दरिंदा बन चुका था जिसे बस अपनी प्यास बुझानी थी। रुकैया ने उसे जिस तरह से संभाला और जिस तरह से उसे एक मर्द होने का एहसास कराया, वह कबीर के लिए बिल्कुल नया था। उसे लगा कि वह अब तक एक बंद कमरे में जी रहा था और आज असली दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। सुबह की पहली किरण फूटने तक कबीर उस जंगली नशे में डूबा रहा। कमरे की दीवारों पर गिरती उनकी परछाइयां एक ऐसी कहानी लिख रही थी जो बदनामी और हवस की स्याही से बनी थी। कबीर को अब समझ आ गया था कि वह इस दलदल का वह हिस्सा बन चुका है जहां से बाहर निकलने का मतलब है अपनी इस नई मिली पहचान को खो देना। रुकैया का जादू कबीर की रगों में किसी जहर की तरह फैल चुका था जो उसे धीरे धीरे खत्म तो कर रहा था, पर उसे उस अंत में भी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। कबीर अब वह कबीर नहीं रहा था। वह अब रुकैया के हाथों की वह कठपुतली बन गया था जिसकी डोर अब उस वीरान बंगले के खंभों से बंध चुकी थी। जब सुबह की धुंधली रोशनी उस कमरे की दरारों से अंदर आई तो कबीर का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। रात भर के उस पागलपन के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसे कमरे का नजारा बिल्कुल अलग और डरावना दिखाई दिया। रोशनी की उस पतली सी किरण में कमरे के कोने कोने में जमी धूल साफ चमक रही थी। जो कमरा रात के अंधेरे में उसे एक जादुई दुनिया लग रहा था, अब वह उसे एक गंदा और उदास पिंजरा महसूस हो रहा था। कबीर ने उठकर खिड़की की ओर देखा तो बाहर की कंटीली झाड़ियां और वीरान रास्ता उसे चिढ़ा रहे थे। उसने पास सो रही रुकैया की ओर देखा तो उनके चेहरे पर अब वो रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी, बल्कि थकान और उम्र की लकीरें साफ उभर आई थी। सोते हुए उनके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी थी जिसे कबीर ने रात के अंधेरे में नजरअंदाज कर दिया था। कबीर को एहसास हुआ कि जिसे वह सुख का सागर समझ रहा था वह दरअसल रुकैया के लिए अपनी गरिमा का हर रात किया जाने वाला सौदा था। मेज पर रखी शराब की बोतलों के पास कबीर की नजर एक फटी हुई पुरानी डायरी और कुछ दवाइयों पर पड़ी। उसे समझ आया कि रुकैया का शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वह इस धंधे में टिकी हुई थी। कमरे की दीवारों पर जमी सीलन और छत से गिरते प्लास्टर की पपड़ियां इस बात की गवाह थी कि यहाँ आने वाला पैसा सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही काफी था, आराम के लिए नहीं। कबीर के मन में अचानक एक टीस उठी। वह तो अपनी मर्जी से यहाँ आया था, अपनी हवस मिटाने के लिए, लेकिन रुकैया के पास शायद कोई और विकल्प ही नहीं था। उसने देखा कि कोने में एक छोटी सी झाड़ू रखी थी और एक तरफ कुछ फटे पुराने कपड़े सलीके से रखे हुए थे। रुकैया ने इस बदहाली में भी एक तरह की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की थी जो उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति और उनके पुराने खानदानी गौरव के बीच के संघर्ष को दर्शाती थी। कबीर को महसूस हुआ कि जिस बिस्तर पर वह लेटा है वहां ना जाने हर रात कितने लोग अपनी गंदगी छोड़कर जाते होंगे और रुकैया को हर बार अपनी आत्मा को भी धोना पड़ता होगा। कबीर ने अपनी जेब से नोटों की एक मुड़ी तुड़ी गड्डी निकाली और उन्हें बिना गिने मेज पर रख दिया। उसे लगा कि वह इन पैसों से सुख नहीं खरीद रहा, बल्कि उस औरत की बेबसी का किराया चुका रहा है। तभी रुकैया की आंखें खुली
और उन्होंने उन पैसों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई आकर्षण नहीं था, बस एक खालीपन था जो कबीर के सीने में चुभ गया। कबीर को समझ आ गया था कि ये दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही सड़ी हुई है। वे अपनी कमीज के बटन बंद करते हुए बाहर की ओर बढ़ा, पर अब उसके दिल पर एक ऐसा बोझ था जो उसे कभी चैन से सोने नहीं देने वाला था। अब उसे उस मोगरे की खुशबू से महक नहीं, बल्कि एक दर्द महसूस हो रहा था। कबीर जब उस पुराने बंगले के भारी दरवाजे को खोलकर बाहर की ताजी हवा में आया, तो उसे अपनी रूह पर एक बोझ महसूस हो रहा था। सूरज पूरी तरह से निकल चुका था और उजाले में वह जगह और भी वीरान और अजीब सी लग रही थी। कबीर अपनी बाइक की ओर बढ़ा ही था कि सड़क के मोड़ से उसे एक बाइक आती हुई दिखाई दी। कबीर रुक गया और उसने देखा कि उस बाइक पर कायनात बैठी थी। कायनात ने एक बहुत ही महंगा और चमकता हुआ नीला चूड़ीदार सूट पहना हुआ था और अपने सिर को एक दुपट्टे से पूरी तरह से ढका हुआ था। वह बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत ही शरीफ घराने की लड़की लग रही थी। पर कबीर उसकी असलियत देख चुका था। कायनात की आंखों में रात भर जागने की थकान साफ झलक रही थी और उसने अपने हाथ में एक छोटा सा डिजाइनर बैग कसकर पकड़ रखा था। कबीर को वहां खड़ा देखकर कायनात के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक पल के लिए सहम गई और अपनी नजरों को कबीर से चुराने लगी। कबीर को उस वक्त कायनात से कोई जलन या गुस्सा महसूस नहीं हुआ। उसे तो बस उस पूरे मंजर पर घिन आ रही थी। कायनात तेजी से बाइक से उतरी और बिना कबीर की तरफ देखे सीधे ही घर के अंदर की तरफ भागी। कबीर ने देखा कि कायनात ने अंदर जाते ही रुकैया की तरफ एक ऐसी निगाह डाली जिसमें जलन थी। कबीर का दिमाग बिजली की तरह कौंधा और उसे सब कुछ एक पल में समझ आ गया। वह बंगला जो एक खानदानी इमारत जैसा दिखता था, असल में माँ और बेटी का एक साझा कारखाना था जहां दोनों मिलकर जिस्म का व्यापार करती थी। कायनात शहर के बड़े होटलों और बार में जाकर नए ग्राहकों को तलाशती थी और उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर यहाँ तक लाती थी, जबकि रुकैया घर के भीतर रहकर उन ग्राहकों को संभालती थी और अपनी उम्र के तजुर्बे से धंधे को आगे बढ़ाती थी। कबीर को एहसास हुआ कि जिसे वह एक प्रेम कहानी समझ रहा था, वह तो सिर्फ एक पेशेवर जाल था जहां एक बेटी अपनी माँ के लिए शिकार लाती थी और कभी कभी माँ खुद अपनी बेटी के ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। एक ही बिस्तर पर माँ और बेटी का बारी बारी से पुरुषों के साथ कबीर की सोच से भी परे था। कबीर ने देखा कि कायनात के उस महंगे लिबास के पीछे भी वही गरीबी और मजबूरी छिपी थी जो रुकैया के चेहरे पर थी। वह दुपट्टा जिसे वे अपनी पहचान छिपाने के लिए ओढ़ती थी, वह असल में उसके मानसिक संघर्षों का पर्दा था। कबीर को अब उस घर की दीवारों से सिसकने की आवाजें आ रही थी। उसे समझ आया कि एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली ये औरतें कैसे वक्त की मार झेलकर इस दलदल में फंसी थी। कबीर बिना कुछ बोले अपनी बाइक पर बैठा और उसने इंजन स्टार्ट किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने दोबारा से उन आंखों में झांका तो वह शायद कभी इस नर्क से बाहर नहीं निकल पाएगा। शहर के धुएं और धूल की तरफ बढ़ते हुए कबीर के मन में अब नफरत नहीं बल्कि एक गहरी उदासीनता थी। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर चमकती चीज के पीछे एक काला सच छिपा होता है जिसे उजाला भी साफ नहीं कर सकता। कबीर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, पर उसके पीछे उन दोनों की खामोश परछाइयां उसका
पीछा कर रही थी। कबीर की बाइक की रफ्तार तेज थी, पर उसके दिमाग की हलचल उससे भी कहीं ज़्यादा तेज चल रही थी। शहर की मुख्य सड़क पर पहुंचते ही उसे लोगों की भीड़ और गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अभी भी उसी खामोश और बदबूदार कमरे में कैद है। कबीर के कानों में रुकैया की वो भारी आवाज़ और कायनात की वो सहमी हुई निगाहें बार बार गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस रात को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना माने या एक ऐसा कड़वा सबक जिसने उसकी आंखों से शराफत का पर्दा हटा दिया था। कबीर ने एक पुल के किनारे अपनी बाइक रोकी और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। उसे अपनी कमीज से अभी भी मोगरे और पसीने की मिली जुली महक आ रही थी, जो उसे बार बार उसी वीरान बंगले की याद दिला रही थी। कबीर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वो मुड़ी तुड़ी पर्ची मिली जो उसने रुकैया के कमरे में देखी थी। उस पर किसी पुराने स्कूल का पता लिखा था। कबीर को अचानक याद आया कि रुकैया की बातों में एक तरह की शिक्षा और तहजीब थी जो इस धंधे वाली औरतों में अक्सर नहीं मिलती। उसे एहसास हुआ कि ये औरतें शायद किसी बहुत ऊंचे घराने की थी जिन्हें हालातों ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कबीर का मन अब नफरत से भर चुका था।